अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर आमिर नज़ीर। आप हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं इनसाइट विद डॉक्टर आमिर। आज हमारे साथ हैं मेहमान डॉक्टर नैयर मुस्तफ़ा। डॉक्टर नैयर मुस्तफ़ा साहब का कमाल ये है कि ये शायर हैं, मुसन्नफ़ हैं, अदीब हैं, अफ़साना निगार हैं, लेकिन एक ब्यूरोक्रेट हैं। बहुत ही अच्छे एक ऑफ़िसर हैं, लेकिन उनका जो अदब के साथ लगाव है वो इनकी शख्सियत को बड़ा बाकमाल बनाता है और यूनिक बनाता है। अफ़साना निगारी में ये अपना एक मकाम रखते हैं और बहुत सारी फ़ील्ड्स में ये काम कर चुके हैं, जिनमें एडमिनिस्ट्रेशन है, एजुकेशन है, जुडिशरी है। लेकिन अपने जो इनका जो वर्किंग एक्सपीरियंस है, उनके साथ साथ जो अदब के साथ इनका लगाव है वो बड़ा ही काबिल तारीफ़ है। और अदब के हवाले से क्योंकि हमारे मुआशरे में बहुत कम बात की जाती है, लेकिन हमने अपने प्लेटफॉर्म से ये कोशिश की है कि हम इस प्लेटफॉर्म से अदब के हवाले से कोई ऐसी गुफ्तगू करें जिससे लोगों के जहनों में जो वहम व गुमान हैं, जो ख़दशात हैं अदब के यानी गुम होने की सूरत में, तो उस पर हम बात करेंगे। आगे हम अपना पॉडकास्ट का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से। आप कैसे हैं? बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि आपकी पीएचडी मैस कम्युनिकेशन में है जी। और ताल्लुक़ आपका एडमिनिस्ट्रेशन से है, जी। लेकिन शौक़ आपका अफ़साना है। मैं समझता हूँ कि अफसाना ही तो वो फिल्क्रम है या वो फोकल पॉइंट है जिससे बैक वक्त बैस कम्युनिकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन समझ आती है। नहीं, समझ तो आती है, लेकिन वो पाकिस्तानी सोसाइटी के रेफरेंस से अगर देखा जाए तो तीनों चीज़ें कंट्रास्ट में हैं। मुझे ज़ाती तौर पर नहीं लगता कि इनके बीच में कंट्रास्ट है। मैं इनके बीच में लिंक तलाश कर लेता होता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन वो जगह है जहाँ मुझे बहुत सारे मुख्तलिफ लोगों के साथ इंटरेक्शन का मौका मिलता है, उनको सुनने का मौका मिलता है, उनके साथ एम्पैथाइज करने का मौका मिलता है। वो मुझे ज़िंदगी के साथ कनेक्ट करती है। और मैस कम्युनिकेशन जो है वो उन चीज़ों को एक जर्नलिस्टिक अंदाज में उनको सिंप्लीफाई करके उनको एक इब्लाग के अंदाज में मेरे सामने प्लेस करती है। जबकि फिक्शन वो चीज़ है जिसके ज़रिए मुझे दोनों चीज़ें ज़रा ज़्यादा गहराई में नज़र आती हैं और जिसके ज़रिए मैं अपने मनपसंद तरीके से समाज के साथ इब्लाग कर सकता हूँ। फ़िक्शन में आपका जो मास्टरपीस है, वहीं से आप आगाज़ करें, हमें कुछ सुनाएं कि लोग देखें सुने कि एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा फ़िक्शन में कितना बाकमाल है। सर, आपका उसने नज़र मास्टरपीस वाली बात आपने बड़ी मुश्किल की है। वो है जुस्तजू के खूब से खूब तर कहाँ। मैं समझता हूँ कि अभी मुझे मास्टरपीस लिखना है। और वैसे भी गोरा कहता है कि लाइफ स्टार्ट्स एट 40। और एक और बड़ा मशहूर मकौला ये है कि जो शायर होता है वो 40 साल की उम्र तक अपना सबसे बेहतरीन कलाम पेश कर चुका होता है। और जो फिक्शन निगार होता है वो 40 साल की उम्र में अभी बालिग नज़र होता है। अच्छा, ठीक है। अभी उसने अपना बेहतरीन काम करना शुरू करना है। तो मैं अभी कुछ ही दिन पहले 40 का हुआ हूँ। अच्छा, ठीक है। तो एक फिक्शन निगार के तौर पर यूँ समझे कि ये मैं अयाम तफूलियत से नौजवानी में दाखिल हुआ हूँ। मैं आपको एक फ्लैश फिक्शन मैं सुना देता हूँ जो मुझे ज़ाती तौर पर पसंद है। इसका उन्वान है मुतालबा। उसने मोहब्बत चाही, मैंने बदन की क्यारी में फूल उगाए और उसके कदमों में ढेर कर दिए। उसने वफा का तकाजा किया, मैंने आंखों का सुरमा बनाया और उसके माथे पर लेप दिया। उसने कुर्बानी मांगी, मैंने खुद को अंगारों के सुपुर्द किया और राख बन गई। उसने आज़ादी तलब की, मैंने उसके पर खोले और हवा में उड़ा दिया। उसने एहतराम का मुतालबा नहीं किया, वरना उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। अच्छा सर, ये जो अदब है ये बेसिकली है क्या चीज़? यानी आप इसको इजहार राय का कोई ज़रिया समझते हैं या आप यूँ समझते हैं कि कोई समाज की तश्कील पाने का कोई ये अहम ज़रिया है? आपका सवाल बड़ा लोडेड है और बड़ा इंटेलिजेंट है। इसका जवाब है दोनों। एक तो ये ज़िंदगी के इजहार का वसीला भी है। जैसे मैंने देखा, जैसे मैंने सहा, जैसे मैंने महसूस किया, जैसे मैंने सुना, मेरी हिस्सियात ने जिस तरह से ज़िंदगी को
रिसीव किया, रिसेप्ट किया, ठीक है, उसको वापस लौटाने का अमल, लेकिन उसके साथ ही एक 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 डिससेटिस्फैक्शन कि जो कुछ भी है हमारे इर्द गिर्द दाएं बाएं, उससे एक अदम इत्मीनान कि शायद हर अदीब के यहाँ, हर आर्टिस्ट के यहाँ एक यूटोपिया होता है, एक ख्याली दुनिया होती है, या एक पैरेलल वर्ल्ड होता है, एक जिंदगी होती है जिसके लिए वो परसू कर रहा होता है, और फिर जो उस जिंदगी की तलाश है, समाज को रिकंस्ट्रक्ट करने की ख्वाहिश है, जिंदगी को रिकंस्ट्रक्ट करने की ख्वाहिश है, वो भी तो इजहार की ख्वाहिश भी और जिंदगी को रिकंस्ट्रक्ट करने की ख्वाहिश भी, ये दो चीज़ें मैं समझता हूँ कि अदब के लिए बुनियादी मोटिवेशन काम करती है। अदब में सर आपने अफसाना चूज़ किया, ये यानी बाई बर्थ ये शौक़ है या कहीं से ही शौक़ पैदा हुआ? और इसके साथ एक और चीज़ कि एक अच्छा अफसाना, उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें होती, कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं जिससे हम कह सकते हैं ये एक अच्छा अफसाना कहा जा सकता है इसको? बड़ा अहम सवाल है। फिक्शन मुझे बचपन से पसंद, ठीक है, ज़िंदगी मुझे समझ ही कहानी में आती थी। बच्चों के रिसाले पढ़े, बच्चों का फिक्शन पढ़ा, और फिर उसके बाद पॉपुलर फिक्शन पढ़ना स्टार्ट किया, और फिर उससे अदब आलिया, उससे रग़बत पैदा हुई, और तब से मैं फिक्शन पढ़ रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब इजहार करने का वक्त आया तो पहला इजहार शायरी था। ठीक है। मैंने शेर कहे, गज़लें कही, नज़में कही, लेकिन जब मैंने खुद अपने कहे हुए, अपने लिखे हुए काम को देखा तो मुझे लगा कि वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है। जो मैं सोच रहा था कि जो मैं बयान करना चाह रहा था, और दूसरे वो फ़नी एतबार से भी कमज़ोर थे। ठीक है। तो मेरे पास एक मौका तो ये था कि मैं फ़नी एतबार से खुद को मजबूत कर लेता, खुद को मरबूत कर लेता, औज़ान सीख लेता और बरदस्तरत हासिल कर लेता, जो हमारे सनाए हैं, जो बदाए हैं, उनके हवाले से एक अच्छी इंसाइट डेवलप कर लेता। लेकिन मुझे लगा कि शायद ये मेरे लिए नहीं है। मुझे उसके लिए वो एक किक जो एक आती है, जो एक तलब आती है, वो नहीं आई। तो मैंने कहा ठीक है, फिर पढ़ के जब इंजॉय कर रहे हैं और देख के कहानी इंजॉय कर रहे हैं तो फिर क्या ज़रूरत है लिखने की। लेकिन अगले 2-3 साल में एक तशनगी का एहसास मेरे साथ रहा, और तब तक रहा जब तक फिर मैंने अफसाने को, फिक्शन को अपने इजहार का जरिया नहीं बना लिया। सिर्फ अफसाना नहीं, मैं कहूँगा फिक्शन। ठीक है। फिक्शन की जितनी भी असनाफ है मुझे अपील करती है। बस जिस वक्त पढ़ना स्टार्ट किया तो सबसे ज़्यादा उस वक्त अफसाना पढ़ा। फिर हमारी जो अपनी उर्दू की ट्रेडिशन है उसमें भी अफसाने की ट्रेडिशन बहुत ताकतवर थी, तो अच्छा अफसाना पढ़ने को मिल गया। और लेकिन जो मैं लिखता गया तो मुझे लगा कि मुझे किसी एक सिन्फ के साथ महदूद नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने फिक्शन की जितनी भी असनाफ में फरोल सकता था मैंने उनको फरोला। ठीक है। फ्लैश फिक्शन लिखे, और फ्लैश फिक्शन के अंदर भी जितनी तरह का फ्लैश फिक्शन लिखा जा सकता है वो लिखा। फिक्शन को और लिटरेरी रिपोर्टिंग को फ्यूज़ किया कोलाज तकनीक के ज़रिए, तो वो लिटरेरी रिपोर्ट्स के अंदर भी मेरे यहाँ फिक्शन ही दिखाई देता है। फिर नॉवलेट ट्राई किया। ठीक है। मैं एक तवील नावल लिखना चाह रहा हूँ। यादाश्तें मैंने लिखी, यादाश्तें लिखते हुए भी मैंने फिक्शन को और यादाश्तों को फ्यूज़ किया। तो फिक्शन मेरा बुनियादी इजहार है, उसको मैं नसर की दीगर असनाफ के साथ फ्यूज़ करके मुख्तलिफ मीडियम्स हैं अपने लिए तलाश करता फिर रहा हूँ कि जिसके ज़रिए मैं अपनी बात कह सकूँ। एक मुसन्नफ़, अदीब, शायर या अफसाना निगार जब कोई चीज़ लिखता है, ये क्या चीज़ होती है कि वो उसका जो तख़य्युल जब डेवलप होता है वो दुनिया को देख के होता है, बाहर की चीज़ें उसको मोटिवेट करती हैं, या ये कोई एक इल्हामी टाइप चीज़ होती है कि उसके दिल में कुछ चीज़ उतर जाती है? ये क्या होता है, उसकी फीलिंग्स जो हैं? अच्छा, मेरा ख्याल है कि मुख्तलिफ आर्टिस्टों के लिए ये मुख्तलिफ है। ठीक है। कुछ ये बिलीव करते हैं कि ये जितना भी क्रिएशन ऑफ आर्ट का प्रोसेस है ये सारा इंट्यूशनल है, सारा वैज्ञानिक सतह पे आते हैं गैब से मज़ामी ख्याल में, गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है। अच्छा, कुछ समझते हैं कि नहीं, इट्स नॉट अबाउट इंट्यूशन, ये सारा आवर्त का काम है। ठीक है। आपके पास जो भी आइडिया है
आप उस आइडिया के साथ मुसलसल सरगर्म रहते हो, सरगर्दा रहते हो, उसके मुख्तलिफ परतें खोलते रहते हो, इज़हार के मुख्तलिफ करीने तलाश करते रहते हो, हत्ता कि आखिर आपको आपका गोहर नायाब या गोहर मकसूद मिल जाता है। और ये दोनों नुक्ता नज़र हमेशा से राइज है, ठीक है, और राइज रहेंगे। ज़ाती तौर पर मैं इन दोनों के इंटरप्ले का कायल हूँ। मुझे लगता है कि इन दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। खुद मेरे अपने केस में ये होता है कि बिलअमूम जो एक आइडिया है किसी भी फ्लैश फिक्शन का, किसी भी अफसाने का, वो कुछ भी करते, जिंदगी का कोई भी मामूल सर अंजाम देते, दफ्तर में बैठे, रोड पर चलते, ड्राइव करते, खाना खाते, मुझे स्ट्राइक करता, मोटिवेशन। अच्छा, जिस लम्हे वो स्ट्राइक करता है उस लम्हे वो इंट्यूशनल शक्ल में, वो इतना ताकतवर इंट्यूशन होता है कि वो एक दफ़ा मुझे हिला देता है अंदर तक, वो मुझे रोक देता है कि बाकी जो कुछ भी तुम कर रहे हो रुक जाओ, थोड़ी तवज्जो इधर भी। तो मैं थोड़ा सा उसके साथ वक्त बिताता हूँ और वो उसके कुछ खदोखाल आ जाते हैं और मैं उसको लिख लेता हूँ या मैं उसको अपने अंदर गहरा उतार लेता हूँ। ये तो हो गया एक प्रोसेस। ये आमद जितना इंट्यूशन जितना मेरे लिए इतना ही प्रोसेस है। फिर वो मेरे अंदर चलता रहता है, मेरे अंदर वो सवाल भी उठाता है, ज्वार बाटा उठाता है, हलचल बपा किए रखता है, और जैसे जैसे वो बनता चला जाता है तो एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर एकदम चीज़ें सेचुरेट हो जाती हैं। आपको लगता है कि अंदर से आप फट जाएंगे, आपको लगता है कि अब आपको रुक के, थम के, सब कुछ छोड़कर अब इस तरीके का दामन पकड़ लेना चाहिए। और उस लम्हे में बिलमू उसको लिखता हूँ और वो फिर एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप जुमलों को स्ट्रक्चर भी कर रहे होते हो और जुमले खुद फ्लो में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो वो उस वक्त पे इंट्यूशन, आपका आमद और आपका अवर्द, उस वक्त दोनों में। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ है कि फ़र्ज़ कर हम इसकी एक डायमेंशन ले कि हम दुनिया को देख के, अपने इर्द गिर्द के एक माहौल को देख के हमें कोई मोटिवेशन मिलती है जो आपको पुश करती है लिखने के लिए। जब एक लिखने वाले को ये चीज़ें पुश करती हैं, लेकिन दूसरी साइड पे मैंने ये देखा है लिखारी, कारी और सुनने वाला या पढ़ने वाला, इनके दरमियान गैप बढ़ता जा रहा है। ये बड़ा, मुझे तो ये चीज़ बड़ी डिस्टर्ब करती है कि अदब की दुनिया में ये चीज़ें, इतना गैप कैसे आ गया हमारे माशरे में। इसकी रीज़न ये है ना कि हमारी तारीख का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसके अंदर हम फ़नून लतीफ़ा से कटे रहे, बल्कि बाकायदा फ़नून लतीफ़ा को समाजियात से काट दिया, अलग कर दिया गया। और ख़ुद हमारी अपना जो एक ख़ास तरह का फ्यूडलिस्टिक स्ट्रक्चर था इस तरफ, जिस तरफ पाकिस्तान है, वहाँ पर तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जैसे लोगों को भी मिरासी समझा और कहा गया, मिरासी समझा, जो डिस्करेज होकर फिर सरहद के उस पार गए। तो फ़नून लतीफ़ा की तहकीर की गई, इनको मेन स्ट्रीम होने से रोका गया, समाजी सतह पे भी, रियासती सतह पे भी। इसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो डिवाइड आती गई और बढ़ती गई, जिसका शाखसाना हम आज देख रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है, वो ये कि अदब मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ अंदाज में रिएक्ट करता है। ऐसा वक्त भी आता है जब अदब को समझने वाले लोग एक बड़ी तादाद में एक समाज में होते हैं, वो तब के लिए बड़ा अच्छा वक्त होता है। उस वक्त तो लिखारी और कारी का हर लम्हे मुकालमा हो रहा है। लेकिन फिर ऐसे वक्त भी आते हैं, अक्रॉस द ग्लोब में बात कर रहा हूँ, जब वो ऑडियंस बहुत घट जाती है, तो उस वक्त वो मुकालमा नहीं हो रहा होता, वो ज़्यादा खुद कलामी हो रही होती है। लेकिन अच्छा अदब उस दौर में भी लिखा जाता है, अच्छा अदब इस तरह के दौर में लिखा जाता है। डॉक्टर साहब, क्या इसकी क्या एक ये भी वजह हो सकती है कि जो मुसन्नफ़ का, अदीब का जो तख़य्युल होता है वो मौजूद है, लेकिन शायद ज़माने ने उसकी जो मकसदियत होती है वो ख़त्म कर दी है। एक मुसन्निफ़ जो ये क्लेम करता है ना कि वो अदब बराए अदब से बिलोंग करता है और ज़िंदगी से, सियासत से, नफ्सियात से, समाजी हरकियात से उसका ताल्लुक़ नहीं है और होना भी नहीं चाहिए कि यकीन चीज़ें, तो मुझे लगता है वो झूठ बोल रहा हूँ। तब भी अगर पहली टॉप लेयर पे वो रिलेशन ना बन रहा हो, तो जो निचली तय है, ठीक है, उसके काम भी उसमें हमेशा, यानी अगर वो फैंटेसी भी लिख रहा है ना, उस फैंटेसी की भी जो ज़ेरी रो है, उसके अंदर जिस समाज से
वो ताल्लुक़ रखता है और जिस जिस समाज के बारे में जानता है उसकी हरकियात, उसकी डायनामिक्स, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ रन कर रही होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज का भी अदीब वो रेलेवेंट है, उसका काम रेलेवेंट है, वो समाज की तरफ सही हिंट आउट कर रहा है। इशू ये है कि वो सिर्फ अपनी टारगेट ऑडियंस से या ओवरऑल लोगों से उसकी सिर्फ रेलेवेंस कम हो गई है, सिर्फ तरजीहात का फर्क है, नथिंग एल्स। उसके काम में कोई फर्क नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब मैंने कुछ नाकदीन के बारे में पढ़ा है, वो कहते हैं कि अदब का ताल्लुक़ हमेशा किसी नज़रिए से होता है, किसी फ़िक्र से होता है, किसी एहतजाज या इस तरह की चीज़ों से रिलेट कर रहा होता है। लेकिन आज के दौर में जो अदब है ना उसका मकसद ख़त्म हो गया है। यानी आज के दौर में अगर अदब है भी ना तो उसके पीछे इकनॉमिक्स है। ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है। ठीक है। अदब अगर मुकम्मल तौर पर किसी नज़रिए को बैक करना स्टार्ट कर दे या उसके साथ खड़ा हो जाए तो वो प्रोपेगेंडा बन जाता है। ठीक है। जब प्रोपेगेंडा अदब तारीख में मिलता नहीं है कि कोई बहुत बड़ा था। जिस वक्त रशिया के अंदर मैक्सिम गोर्की माँ लिख रहा था और बेतहाशा मशहूर हो रहा था और जो बाद में पूरी दुनिया में भी पढ़ा गया, उस वक्त भी वहाँ पे दोस्तोयेव्स्की नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड लिख रहा था, क्राइम एंड पनिशमेंट लिख रहा था, इडियट लिख रहा था, या टॉल्स्टॉय एना करनेना लिख रहा था, वॉर एंड पीस लिख चुका था। ठीक है। तो आने वाला जो दौर था उसने माँ की रेलेवेंस कम की और दोस्तोयेव्स्की और टॉल्स्टॉय के काम की रेलेवेंस बढ़ाई, जो बज़ाहिर किसी दौड़ते हुए समाजी नजरिए के साथ तो नहीं खड़े हुए थे। तो नजरिया तो हर अदीब के काम में कहीं ना कहीं होगा, किसी ना किसी नजरिए के साथ वो खड़ा होगा, लेकिन अगर वो उसकी एडवोकेसी करता है तो हो सकता है ऑडियंस बढ़ जाए, लेकिन उसका एसेंस कम हो जाएगा, उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी, सस्टेनेबिलिटी कम हो जाएगी, देर तक जाने की और दूर तक जाने की जो सांस है, जो सकत है, जो सलाहियत है, वो खत्म हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा, आज के दौर के भी तो अपने इज़म्स हैं ना। हम इस वक्त तो बहुत ही सारे इज़म्स हैं। यहाँ पे फेमिनिज्म भी है, यहाँ पे वो मॉडर्निज्म भी चल रहा है और पोस्ट मॉडर्निज्म भी है। यहाँ पे रिविजनिज्म है, ठीक है, हर आइडिया को लेके। तो इज़म तो इतने सारे हैं, पॉपुलिज्म भी प्रीवेल कर रहा है और सबसे बढ़ के फिर पॉपुलिज्म है। लेकिन अगर राइटर खुद को किसी इज़म के साथ अलाइन कर लेगा और उसका पपेट बन जाएगा या उसका माउथ आर्गन बन जाएगा, तो वो जो उसकी फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, वो कंप्रोमाइज, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और जो उसका फ्लाइट ऑफ आइडियाज और जो एक आज़ादी है, एक अंदरूनी आज़ादी जो तख्लीक की सबसे बड़ी ड्राइव बनती है, वो कंप्रोमाइज हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तनकीद बड़ा अहम पहलू होता है अदब का। यानी अदब में जब तनकीद का एलिमेंट आता है तो उसमें अदब में निखार पैदा हो जाता है। तो आज के दौर में आप क्या समझते हैं कि तनकीद एग्जिस्ट करती है? यानी जो तनकीद बराए इस्लाह है, मुझे तो अदब भी डिमिनिश होता हुआ महसूस होता है, तो तनकीद कहाँ खड़ी है? नहीं सर, सबसे पहले तो आते हैं अदब पे, तनकीद पे जाते हैं बाद, क्योंकि शुरू तो अदब से ही हो रहा है। अच्छा, अदब नहीं डिमिनिश हो रहा सर, ठीक है, हमें ऐसा महसूस हो रहा है, रश नहीं है इस दुकान पे, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ माल अच्छा नहीं मिलता। सही है। रश ना होने की वजूहत हम पहले ही बहुत सारी डिस्कस कर चुके। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि बिलखुसूस फिक्शन जितना उम्दा इस अहद में लिखा जा रहा है, ठीक है, उसका पुराना प्रेसिडेंट नहीं मिलता हमारे पास उर्दू जुबान में। ठीक है, हम सिर्फ उर्दू जुबान की, दुनिया की तो बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, जितना उम्दा अफसाना आ रहा है, ये वो अफसाना है, दिलचस्प बात ये कि जो उसकी उर्दू की पूरी रिवायत है ना, 100 साल की रिवायत, ये उसको जज्ब करके आ रहा है। इसके अंदर वो सारे रंग लेके आ रहा है अपने अंदर। जो तरक्की पसंदी के रंग थे वो भी इस अफसाने में, जो जदीदियत के रंग थे, जो लामत पसंदी के रंग थे, वो भी इस अफसाने के अंदर है। वो जो असातीर थी बिल्कुल इब्तिदा के अंदर, सजाद हैदर यल्दरम के वक्त पर और न्याज फतेहपुरी के वक्त पर और मजनू गोरखपुरी के वक्त पर, वो भी इसके अंदर मौजूद है।
ठीक है। तो ये सारे रंग अपने अंदर लिए आज का अफसाना। जूलिया है इस हैत में, हम जूलिया के हैत में जिंदा है जब जूलिया अफसाना लिख रहा है। एक फ्रेंच जवान राना, ठीक है, जिसकी मादरी जुबान फ्रांसीसी थी, लेकिन उसने फिक्शन लिखने के लिए उर्दू जुबान का सहारा लिया और उर्दू जुबान को फ्रांसीसी मानवियत और फ्रांसीसी लहजा अता किया। अच्छा, असद मोहम्मद खान, मतलब आप पूरी रिवायत के साथ रख दें, ठीक है, आप उसको मंटो के साथ, बेदी के साथ, गुलाम अब्बास के साथ रखें तो कमतर तो नहीं पाएंगे। ठीक है। नय्यर मसूद, नय्यर मसूद जैसा राइटर आपके पास ट्रेडिशन में था कहाँ? अभी तो हम शॉर्ट फिक्शन की बात कर रहे हैं। अच्छा, फ्लैश फिक्शन की आपकी ट्रेडिशन ही नहीं थी, सिर्फ मंटो ने और रामलाल ने वो ट्रेडिशन शुरू की थी अफसानचे के नाम से। आज बहुत सारे अच्छे फ्लैश फिक्शन निगार, यानी फिक्शन खुद तरक्की करके, अफसाना खुद तरक्की करके, और नावल की हमें 1980s तक तो अगर उर्दू में अच्छा नावल तलाश करना पड़ता था, ले दे के 2-3 नाम हमारे पास थे। कुरतुल हैदर, हाँ जी बिल्कुल, अब्दुल्ला हुसैन, और आपका वो भावलपुर के ही थे ना, मोहम्मद खालिद अख्तर साहब, ठीक है। और आपको चौथा पांचवा राइटर ढूंढना मुश्किल हो जाता है। अभी हम जिस हैत में जिंदा है यहाँ पे मिर्जा अतर बेग, अच्छी, मैं समझता हूँ उन्होंने उर्दू नावल का जो सीना है नए मौज़ूआत से, नए इजहार से उन्होंने लपालप भर दिया। मतलब मुझे तो नहीं लगता कि हमारे पास उर्दू की 150 साल ट्रेडिशन के अंदर, फिक्शन की जो 150 साल ट्रेडिशन है, इतने उम्दा नावल कोई एक नहीं, तीनों चारों नावल, तो मुझे तो इसलिए नहीं लगता। डॉक्टर साहब आप नहीं समझते कि आज के दौर में हमारी बिलखुसूस पाकिस्तानी सोसाइटी में सोशल मीडिया पर जो अदब के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है, यानी आप यूँ, मैं तो ये समझूंगा कि अल्फाज में वल्गैरिटी आ गई है, वो नहीं, आप समझते नहीं हैं कि ये अदब के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है कि अदब को डैमेज किया जा रहा है जानबूझ के? सर ये भी कोई हमारी रिवायत में पहली दफ़ा थोड़ी हो रहा है, ठीक है। इहाम गोई की बाकायदा एक रिवायत रही है, अच्छा, रेख्ती लिखी गई है, वो हमारे पास ये मीर से भी पहले, ठीक है, 16वीं सदी ईस्वी में, 17वीं सदी ईस्वी के अंदर लोग पैदा हुए बाकायदा, उन्होंने मतलब ये तो इनमें से तो बहुत कम दावेदार है कि वो अदीब है, ठीक है, वो अदीब थे, अदब में शामिल है, ठीक है, और उनके यहाँ में चीज़ें नज़र आती हैं। फिर आपका अभी इमामदीन गुजराती, ठीक है, तक भी, ठीक है, तो ये चीज़ें मौजूद हैं, हर दौर में पॉपुलर हो जाती हैं, लेकिन सस्टेन मीर ही करता है, सस्टेन गालिब भी करता है, हाँ ये तो है, ठीक है, राशिद ही पहुँचता है आगे, ठीक है, वक्त का सीना चीर कर, ये चीज़ें गायब हो जाती हैं, ये सिर्फ फौरी शोहरत लेती हैं। मेरी ज़ाती राय भी है, और लोगों से भी सुनता हूँ कि अदब है, शायरी है, या इस तरह की, इस लोगों का शौक़ कम हो चुका है। यानी पहले हम देखते ना, मुशायरे सुनते थे, लोगों की ऑडियंस बहुत होती थी, वाह वाह होती थी, तो अब वो मुशायरा हो ना, तो एक जैसे आप कह रहे हैं, कोई सस्टेनेबिलिटी वाला शायर हो तो कोई नहीं बैठेगा। तो अगर आपको कोई एक अच्छा प्रेजेंटर मिल जाए जो उसमें मिर्च मसाला लगाए, उसको ऑडियंस भी मिल जाएगी। ये हम हैं, ये हमारी कार है, और ये हमारी पारी हो रही है, ठीक है। इस तरह के टिकटॉक जब आते हैं और इस तरह का टिकटॉकर जब आएगा, तो इस दौर में ज़्यादा ऑडियंस खींचेगा, ज़्यादा रश खींचेगा। हमारा बड़े से बड़ा शायर भी, अदीब भी, अगर हम इधर उसको मैयर करेंगे ना कि लाइक्स कितने मिले, हार्ट्स कितने मिले, व्यूज़ कितने मिले, शेयर्स कितने हुए, वो कंपेरेबल नहीं है। अच्छा, वो क्राइटेरिया आप नहीं समझते? क्राइटेरिया वो कंपेरेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो मैस कल्चर है, और इधर ही नहीं, वेस्ट में भी है, ठीक है। वो था ना फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट का थिंकर अडॉर्नो, तो मीडिया एज कल्चरल इंडस्ट्री, ठीक है, इसके हवाले से उसका बहुत सारा काम, तो उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जो मीडिया है ये कल्चरल इंडस्ट्री बना रहा है जिसके अंदर कंटेंट, क्वालिटी ऑफ कंटेंट की अहमियत नहीं है, ठीक है, स्टाइल ऑफ द कंटेंट की अहमियत है। और उसके नतीजे में हमने देखा कि वो कार्डेशियन सिस्टर, ठीक है, हॉलीवुड में उभरी सेलिब्रिटी है, क्या करते हैं? कुछ नहीं। क्या आप फैशन मॉडल है? नहीं। क्या आप एक्टर एक्ट्रेस है? नहीं। आर यू अ सिंगर? नहीं। फाइन आर्टिस्ट है? नहीं। व्हाई यू आर सो पॉपुलर? ड्यू टू आवर लाइफस्टाइल,
ड्यू टू आवर शॉर्ट वीडियोस, ड्यू टू आवर मीडिया एक्सपोजर। तो सेलिब्रिटीज 60s 70s में होते थे रेबल्स विदाउट काज। अब हमारा समाज और वेस्ट तो पहले ही वहां पहुंच चुका है जब सेलिब्रिटीज विदाउट काज है, सेलिब्रिटीज विदाउट रीजन। वो क्यों सेलिब्रिटी? क्योंकि वो सेलिब्रिटी है, क्योंकि उसकी एक वीडियो चल गई, क्योंकि उसका एक रील चल गया। तो उससे कंपेयर तो हम नहीं कर सकेंगे। लेकिन जहां तक बात है मुशायरा कल्चर की, मैं समझता हूँ कि वो अपना सबसे बुरा वक्त देखने के बाद वापस आ रहा है। सोशल मीडिया के थ्रू बहरहाल अच्छा शायर भी पहुंचना शुरू हो गया है, ठीक है, और वो उतनी लंबी चौड़ी ऑडियंस नहीं जैसे रिवायती, लेकिन उसको ऑडियंस मिलना शुरू हो गई है। मैं हैरान हुआ, यहाँ भावलपुर में कुछ नौजवान हैं, शोरा भी हैं, ऑर्गेनाइजर भी हैं, उन्होंने यहाँ पे एक मुशायरे की बुनियाद रखी सुखनपुर के तहत अब तक 5 मुशायरे हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसा मैंने अटेंड किए हैं, अच्छा होता है। आपने भी देखा होगा कि उसके अंदर तो 1000-1200 लोग टिकट लेके आए होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं चिंगारी है अभी। वो लोग अजहर फराग को भी वहाँ पे बैठ के सुनते हैं, जो क्लासिकी मिजाज का शायर है। वो लोग रहमान फारस को भी सुनते हैं। वो ठीक है, वो जो एक यूथ का हार्ट थ्रॉब है, तहजीब हाफी अली ज़रियान, ज़्यादा लोग उनको सुनने आते हैं। लेकिन इसके बाद जब वो एक दफ़ा आते हैं, ठीक है, तो फिर वो साज़ा को भी सुनते हैं।